नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस जिसने पूरे देश में कहर बरपाया हुआ है, ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि आप लोगों की मदद हो सके। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रही हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंकिता महाजन यादव, और उनसे जानेंगे महिलाओं को कैसे खास तौर पर अपना ख्याल रखना है इस कोरोना काल में। और सीधे हम बात करेंगे डॉक्टर अंकिता महाजन से। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इतने कीमती वक्त में से आप अपने इतने अमूल्य वक्त में से हमारे लिए समय निकाल रही हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बात महिलाओं की करेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य की करेंगे। कोरोना काल में कैसे महिलाओं को अपना ख़ास तौर पर ख्याल रखना है, इसकी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल कि जो पोस्ट कोविड हो चुके हैं, जिनको कोविड हो चुका है, उन महिलाओं को कैसे अपना ख्याल रखना है? जी देखिए, जिन्हें पोस्ट कोविड हो चुका है उन महिलाओं को कैसे ख्याल रखना है। हम जैसे देख रहे हैं कि पेशेंट जो आते हैं जिन्हें कोविड हो के वो निकल चुके हैं, तो उनमें अपनी खुद की इम्यूनिटी से वो उभरे हुए हैं। तो इस टाइम पे उन्हें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ही सबसे पहले उन्हें अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। और मेक श्योर आप अपने डॉक्टर के साथ ही संपर्क में रहें, जिससे जो इम्यूनिटी के लिए जो हम अलग से टैबलेट्स देते हैं या जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, जिससे महिलाओं को इम्यूनिटी बढ़ाने में दिक्कत होती है, या जैसे घबराहट या कमजोरी के जो लक्षण होते हैं, जिसके लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, वो आप बराबर से लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो स्ट्रेस ना लें, क्योंकि पोस्ट कोविड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है पेशेंट्स में कि उन्हें वो कोविड से तो निकल चुके हैं पर उन्हें काफ़ी स्ट्रेस है कि उन्हें और आगे कोई दिक्कत ना हो, तो स्ट्रेस में रहते हैं। अपनी नींद पूरी लें, आपकी नींद पूरी होना चाहिए ताकि आप आराम से सो सकें, ताकि आपकी बॉडी एक बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम कर सके और आपके हार्मोन बराबर से शरीर में निकले। इससे आपकी ही बॉडी में आराम से आप गतिविधि कर सकेंगे और अपने दिनचर्या को नॉर्मलाइज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इन 3-4 तरीक़ों से ही आप बचा जा सकता है और पोस्ट कोविड आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके साथ ही हमें पता है कि हमें कोविड प्रिकॉशंस तो लेना ही लेना है। आपको मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है और मेक श्योर आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें इसके साथ ही साथ। थैंक यू। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं की मैं ख़ास तौर पर बात करूं, डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा लापरवाह महिलाओं को ही कहते हैं। हालांकि कहा जाता है कि वो सबका ख्याल रखती है इसलिए अपने बारे में भूल जाती है, या उसको सबका ख्याल रखना होता है इसलिए उसको लगता है कि पहले दूसरों को देखा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि हर घर की महिला को पहले बहुत ज़्यादा ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, तभी वो सबका ख्याल रख पाएगी। और इसीलिए बहुत अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएँ घर में अगर 2 रोटी कम है तो वो 2 रोटी में ही खा लेंगी और फिर उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, बाकियों को पूरा पड़ जाना चाहिए। एक तो महिलाओं का खान पान, क्योंकि पीरियड्स होते हैं और उसमें ब्लड लॉस होता है और उसकी वजह से जाहिर है कमज़ोरी भी रहती है, तो एक अच्छे खान पान की ज़रूरत है, क्योंकि एक अलग चीज़ है उनके शरीर में ऐड ऑन। दूसरा, मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं को अपने चेकअप की कितनी ज़रूरत है। अगर मैं बुज़ुर्ग महिलाओं की बात करूँ तो मेनोपॉज भी होता है, पीरियड्स भी होते हैं, या फिर हम इनिशियल बच्चियों की बात करें तो पीरियड्स शुरू हो रहे होते हैं। कितना ज़रूरी है समय समय पर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, या फिर कितने समय में ज़रूरी है गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना? देखिए, हम महिलाओं के, आपने बहुत सही बोला कि महिलाएं अपने खान पीन का ध्यान नहीं रखती हैं। वो अपने से ज़्यादा अपने परिवार वाले, पति और बच्चों के ही उसमें ज़्यादा रहती हैं कि उनके बच्चों को और पति को ज़्यादा से ज़्यादा वो ध्यान दे पाएँ। और खाने में भी ऐसा होता है कि कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है तो वो शेयर करती हैं। तो ऐसा है कि वो अपने पहले बच्चों को देती हैं, फिर कुछ बच जाता है तो खुद के लिए ध्यान रखती है। बट मेक श्योर आप महिलाओं को मैं यही बोलूँगी, आप जो बैलेंस डाइट होता है जिसमें पूरा रोटी, सब्जी, दाल, चावल, बराबर मात्रा में प्रोटीन, बराबर मात्रा में
कार्बोहाइड्रेट बराबर मात्रा में, मिनरल्स एंड विटामिन्स और वसाबी हल्की सी मात्रा में ऐड कीजिए और सारा अपना खान पीन का ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हम आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को कब दिखाना है या महिलाओं को अपना चेकअप कब कराना है। देखिए, जब महिला सबसे पहले जब पहली मिनारकी यानी पहली बार जब वो पीरियड्स में होना शुरू होती हैं, तो मिनारकी के टाइम पे अगर उन्हें कुछ ज़्यादा दिक्कत है, लाइक आजकल के बच्चों में, यंग गर्ल्स में देखा जा रहा है PCOS की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है। मेरे पास ऑलमोस्ट 10 में से 4 बच्चे ऐसे आ रही हैं, लड़कियां ऐसी आ रही हैं जो PCOS से ग्रसित होती है। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि बहुत इरेगुलर वो मेंसेस होते हैं, और जब मेंसेस होते हैं तो बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है, वज़न बढ़ता है, शरीर पे लड़कों जैसे बाल आते हैं और गर्दन के पीछे कालापन रहता है और बहुत हैवी हो जाती है, मतलब एकदम से वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बच्ची पीरियड्स में हो रही है, अगर उसके महीने 1 या 2 साल में मतलब नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए कि उन्हें PCOS या थायराइड तो नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत घर घर में है। और जो आजकल के जंक फूड या हम जो फास्ट फूड कहते हैं, उसके कारण जो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं फास्ट फूड के कारण, तो ये मेन उसके रीज़न होते हैं। इसलिए पहले तो लड़कियों को उस समय पे दिखाना है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है PCOS और थायराइड, जिससे मुझे लगता है कि डॉक्टर आजकल बहुत सारी महिलाएं इससे झेल रही हैं, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि कम उम्र की लड़कियां भी, जिनको बहुत जल्दी थायराइड या PCOS की दिक्कत हो जाती है। क्या रीजंस है? क्योंकि मैं खुद थायराइड की पेशेंट हूँ, तो ये ऐसी बीमारी है जो देखने में बहुत बड़ी कई बार नहीं लगती, लेकिन इसकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो बड़े ही परेशान करने वाले होते हैं। आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती हैं। एक तो ये कि क्या रीजंस हैं PCOD होने के। दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी, कोई अगर PCOD का पेशेंट है या थायराइड का पेशेंट है, कोरोना काल में उनको अपना कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है? जी, जो PCOS का पेशेंट है, जो थायराइड का पेशेंट है, आपने सबसे पहले ये सवाल किया कि उसके प्रीडिस्पोजिंग का कारण क्या है। तो मैंने जैसा कि हमने बात बताया कि पहली बात तो या तो आपको अगर थायराइड है तो वो कई बार जेनेटिक होता है, ये फैमिलियल होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपके घर के किसी ही बड़े मेंबर में, माता जी में या कहीं बहनों में ये कहीं ना कहीं शिकायत है, जो जीन्स आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके कारण पहला रीज़न हो सकता है। दूसरा प्रीडिस्पोजिंग जो कारण है मेन इसका, हमारे जो लाइफस्टाइल है और जो हमारा खाना है, ये PCOS को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि आजकल हम जंक फूड खाते हैं एंड दैट विल मोर मेजर कॉज ऑफ PCOS। तीसरा इसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपने नाम सुना होगा, इंसुलिन ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड शुगर कम कराता है बॉडी में, तो इसका रेजिस्टेंस हमारा जेनेटिक ही इसका रेजिस्टेंस जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिंग होता है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उसके कारण भी PCOS हो सकता है। तो इसके ये कारण है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? कोरोना काल में कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है उन पेशेंट्स को जिनको PCOS है या फिर थायराइड है? क्या कुछ खास करने की ज़रूरत है उन लोगों को? हाँ, जिन्हें थायराइड है या PCOS है, एज सच तो ऐसा कोई नॉर्म नहीं है कि उनके ऊपर ज़्यादा कुछ हाई रिस्क फैक्टर है PCOS या थायराइड के मरीज़ों को। बस ये है कि आप व्यायाम कीजिए बराबर से, अपना जो रेगुलर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो कीजिए। खास उनके ऊपर ऐसा हाई रिस्क नहीं है कि वो नॉर्मल व्यक्ति से ज़्यादा प्रीडिस्पोजिंग है कोरोना होने के। उनको भी इक्वल एक नॉर्मल इंसान की तरह ही उतने ही चांसेस है जितना एक नॉर्मल इंसान को चांसेस है कोरोना होने के। तो ऐसा आपको मेन तो 3 ही चीज़ें पालन करनी है जो हमें पता है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन और मास्क। इसके अलावा बाकी जो थायराइड PCOS है वो आपकी शारीरिक जो बदलाव होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोरोना के लिए आप उस हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आते। तो जो नॉर्म्स हैं वो आप उनका पालन करेंगे तो आप कोरोना से अवश्य बचेंगे। बिल्कुल। अब मैं ये जानना चाहूँगी प्रेग्नेंट लेडीज़, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको वैक्सीन नहीं लगेगी। अब अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी कोविड पॉजिटिव पाई जाती है, कैसे ख्याल रखा जाए? दूसरा, उस लेडी से बच्चे को तो कोविड नहीं होगा, क्योंकि ये डर जाहिर है उस लेडी के मन में बना रहेगा कि कहीं बच्चे को कोविड ना हो।
तो ये क्या ये संभव है कि बच्चे को भी कोविड हो जाए? दूसरा, कैसे ख्याल रखना है अगर प्रेग्नेंट लेडी कोविड पॉजिटिव पाई जाती है तो? आपने बिल्कुल सही बोला। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को वैक्सीन लगना है। आप गाइडलाइन का वेट कीजिए वैक्सीन, क्योंकि दूसरे देशों में जैसे यूएस यूके में गाइडलाइन आ चुकी है, तो हम चाहते कि हमारे देश में भी ट्रायल हो जल्दी से उस पर और पेशेंट्स को वैक्सीन लगे ताकि इम्यूनिटी मिले। पर अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है, तो उन्हें वैक्सीन नहीं लगवाना है। उनके पास सिर्फ 3 ही उपाय हैं जो यूनिवर्सल अपन कोरोना के लिए बात कर रहे हैं कि वो घर से, पहली बात उन्हें प्रेगनेंसी में ये दिक्कत होती है कि महिलाओं को अपने चेकअप के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार बार घर से बाहर निकलना होता है। तो उसके लिए वो ये कर सकती है कि अपने डॉक्टर से फ़ोन पे या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकती है। जैसे मैंने बहुत सारी अपनी महिलाओं को, अगर आवश्यक आपकी विज़िट नहीं है या आपको टारगेट नहीं कराना है या आपको एकदम आके चेकअप की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लेबर पेन्स में नहीं है, तो आप अपने इस टाइम पे अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन कीजिए। ये सबसे ज़्यादा बचाव है कि आप घर में रहेंगी तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहेंगी। मेक श्योर आप अगर जैसे प्रेग्नेंट महिला हैं, उन्हें घर के भी कामकाज होते हैं, तो अगर घर से कोई बाहर से कोई चीज़ आती है जैसे सब्जी या कुछ भी, तो आप उनको प्रॉपर सैनिटाइज करें, फिर ही आप उन्हें यूज़ कीजिए। और अगर आपको बाहर निकलना पड़ता है तो अपने साथ एक कंपेनियन ही ले जाए, ज़्यादा भीड़ भाड़ न ले जाए, उससे भी दिक्कत आती है, क्योंकि किसके थ्रू इन्फेक्शन हो जाए हम ये कह नहीं सकते हैं। और अगर आप बाहर निकल रही हैं, तो आप ट्रेवल कर रही हैं, तो अपने साथ मेक श्योर आप सैनिटाइज़ कीजिए। आप जहाँ बैठती हैं वहाँ पे सैनिटाइज़ कीजिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज़ कीजिए और कम से कम डबल लेयर मास्क यूज़ कीजिए। अगर आप N95 यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, पर अगर आप डबल मास्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप एक सर्जिकल मास्क और एक क्लॉथ मास्क दोनों ही यूज़ कीजिए। 2 मास्क आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा, आप हैंड हाइजीन का पूरा पालन कीजिए और फिजिकल डिस्टेंसिंग का। तो इस तरह से तो हमारी प्रेग्नेंट महिला काफ़ी हद तक बच जाएंगी। और अब आपका नेक्स्ट सवाल था कि बच्चे को इससे होने का कितना खतरा है और क्या संभावना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अभी तक कोई स्टडी सामने नहीं आई है कि प्रेग्नेंट महिला से प्लासेंटा के थ्रू बच्चे को कोविड होता है। अगर माँ कोविड है और शी इज़ इन माइल्ड सिम्टम, माइल्ड कैटेगरी में है, तो बच्चा पेट में सुरक्षित है, उसको माँ से कोविड होने का उस टाइम पे बिल्कुल खतरा नहीं है। देखिए, खतरा तब होता है जब बच्चा बाहर आ जाता है, और बच्चा बाहर आ जाता है तो माँ अगर पॉजिटिव है और माँ ने प्रिकॉशन नहीं रखी है, किसी भी तरह की हैंड हाइजीन का पालन नहीं किया है, और या फिर माँ बहुत ही क्रिटिकली इल है, उस दौरान पे बच्चे को संक्रमण होने का ज़्यादा खतरा है। पेट में बच्चा है जब तक तब तक कोई दिक्कत नहीं है। आप इससे ऐसे बचा जा सकता है कि जब बच्चा आपका होता है तो आप पहले तो सुनिश्चित कर लिए कि आपको सिम्टम्स है या नहीं है। आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप 3 तरीके से बच्चे को आप एक कमरे में, अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो आप डबल मास्क पहन के और फिज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करके और सैनिटाइजेशन करके अपने बच्चे को के साथ एक रूम इन, मतलब एक कमरे में रह सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपना बच्चा किसी केयर गिवर के थ्रू आप बच्चे को बाहर अपना दूध निकाल के पिलवा सकते हैं। पर अगर आपको सिम्टम्स है, फीवर है, कोई लक्षण है, तब अगर आप बच्चा आपके पास रहता है और आपके साथ ही रहता है और आप उन्हें छूती हैं या उनके फिज़िकल कांटेक्ट में आती है, तो हाँ, तब ज़रूर बच्चे को माँ से इन्फेक्शन हो सकता है। अभी तक कोई स्टडी नहीं आई है कि बच्चे को, माँ को गर्भाशय के अंदर माँ से बच्चे में कोई इन्फेक्शन हो। जो भी स्टडी से या जो भी डाटा है अभी यही है कि जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तभी बच्चे में लक्षण आते हैं, अगर माँ बराबर से ध्यान ना दे और माँ को सीवियर लक्षण है तो। धन्यवाद। बिल्कुल डॉक्टर, अब एक तो डिलीवरी के बाद, क्योंकि डिलीवरी के बाद ख़ासकर जिनकी सर्जरी होती है, बच्चा सिजेरियन होता है, तो जाहिर है उनको कमज़ोरी रहती होगी, उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता होगा। इनफैक्ट जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनको भी कमज़ोरी ज़रूर आती होगी। अब खाने पीने का कैसे ख्याल रखना है, पोस्ट डिलीवरी क्या कुछ खाना है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी एहतियात और डबल हो जाती है। एक तो डिलीवरी के बाद वैसे ही कमज़ोर होता है शरीर, लेकिन अब तो कोविड भी है,
तो फिर उसका सामना करने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। जी। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। डिलीवरी के दौरान सच में मरीज का जो शरीर है नॉर्मल महिला के अपेक्षा बहुत कमज़ोर हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो। देखिए, मैं पहली बात तो हॉस्पिटल स्टे बता दूं कि दोनों में हॉस्पिटल स्टे अलग अलग रहता है। मतलब डिलीवरी के बाद एक नॉर्मल डिलीवरी जो रहती है 1 दिन या 2 दिन के अंदर नॉर्मल डिलीवरी महिला की छुट्टी हो जाती है। पर जो सिजेरियन वाली महिला होती है उनकी डिलीवरी के 3 से 4 दिन बाद उनको हम डिस्चार्ज देते हैं। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग जब महिला से मिलने आते हैं, क्योंकि घर में एक नया मेहमान आता है तो एक खुशी का माहौल तो होता ही है, पर वो मेहमान जो मिलने आते हैं मेक श्योर वो हम रोज़मर्रा में देखते हैं, मैं अपने पेशेंट्स में भी देखती हूँ कि बहुत लोग आ रहे हैं मिठाई लेके, पर कोई भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का या मास्क का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहा है और बच्चे को हाथ में ले रहा है। तो सबसे पहले महिला को या बच्चे को बचाव करने के लिए जो भी मेहमान आ रहे हैं वो सारी चीज़ों का पालन करें, जैसे कि हमारी पहले बात हो चुकी है। दूसरी बात रही कमजोरी की और खान पान की। तो देखिए, कमजोरी अवश्य आती है। इसमें मैं ये बताऊंगी कि जैसे जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद हमारे यहाँ पे प्रथा है कि घी के लड्डू दिए जाते हैं। तो जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो इसमें तो नीचे से बच्चा आता है, हम कुछ बॉवेल हैंडलिंग नहीं करते। सिजेरियन में तो पूरा पेट कटता है। तो घी के लड्डू आप अपने घर में जो आपके बनते हैं, घी के लड्डू, काजू, किशमिश, ये आप 1 दिन 2 दिन के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्टर की बताई हुई मेडिसिन ले सकते हैं, बराबर सिट्स बांट ले सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर से सैनिटाइज करके अपने बच्चे को दूध पिला सकते हैं। बट बात आती है सिजेरियन की। तो सिजेरियन में ये होता है कि हम जब सिजेरियन करते हैं तो पूरा अंदर तक लेयर्स कटती हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉवेल हैंडलिंग होने के चांसेस होते हैं। तो हम ये अवॉइड करते हैं पेशेंट्स में कि जब तक उसकी 10th डे तक स्टिच ना कट जाए उन्हें वसा का खाना कम दिया जाए। वसा जो होता है थोड़ा सा है ना, उसमें लेट्रिन जाने में मरीज को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वसा का खाना कम दिया जाए तो महिला को ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बराबर से जब डाइजेस्ट होगा खाना तो इम्यूनिटी अपने आप ही बनेगी, या हम जो दवाइयाँ देंगे वो बराबर से पहुँचेगी, उसकी जो क्वांटिटी है, जो फेयर क्वांटिटी बॉडी में जाना चाहिए वो बराबर से महिला को मिलेगी और महिला की इम्यूनिटी बेटर रहेगी। तो खाने में यही है कि जो हमारे यहाँ जो लोग घी तेल वसा के लड्डू, जो घी में इतने लड्डू बनाते हैं, उसकी जगह हम एक हाई प्रोटीन डाइट, मतलब डाइट में प्रोटीन की मात्रा अधिक होना चाहिए, घी की नहीं। प्रोटीन में आप जैसे आप दालें ऐड कर सकते हैं, अंकुरित दालें ऐड कर सकते हैं, पनीर दीजिए उनको, आप हरी सब्जी फल फ्रूट दीजिए बराबर से। उसमें है ना मल्टीविटामिन, जो प्रोटीन की बराबर मात्रा मिलना चाहिए वो सब मिलता है, ना कि सिर्फ लड्डू देने से। हाँ, पर ड्राई फ्रूट आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने खाने में, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें शामिल करनी बेहद ज़रूरी हैं अगर आफ्टर प्रेगनेंसी, डिलीवरी के बाद, जैसा कि आपने बताया। इसके अलावा वो सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट नहीं हैं डॉक्टर, और चाहे बुज़ुर्ग हैं चाहे 30s में हैं, उन लोगों को कैसे ख्याल रखने की ज़रूरत है? क्योंकि कहते हैं आफ्टर 30 एक महिला को अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत हो जाती है। वाइटामिन्स उसको प्रॉपर चाहिए होते हैं, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे में मैं सारी चीज़ों को कोरोना से इसलिए जोड़ रही हूँ डॉक्टर क्योंकि अब ये आ चुका है, हमें इसको फेस करना होगा और हमें इसके हिसाब से अपनी बहुत सारी चीज़ों में चलना होगा। तो अब कोरोना काल में इन सारी चीज़ों को भी, क्योंकि ये तो पता है, मुझे लगता है बहुत सारी लेडीज़ को पता होगा कि आफ्टर 30 अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे अपना ख्याल रखें? देखिए, आफ्टर 30s क्या होते हैं, हमारे हार्मोन पिक पे होने के बाद ग्रेजुअली कम होने लगते हैं। जो आपका सबसे अच्छा टाइम रहता है 20s और 30s का ही रहता है। 35 के बाद आपके हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी में उतने अच्छे नहीं होते हैं। और जो आप बुज़ुर्ग महिला की बात करें, वो कोई महिला मीनोपॉजल स्टेट में भी होती है। तो जो बुज़ुर्ग महिला हैं वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, मतलब उन्हें दूसरों से ज़्यादा जल्दी संक्रमण होने के चांसेस है। तो ऐसे में बुज़ुर्ग महिला को अपना ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अब हमारे गवर्नमेंट ने सबसे पहले वैक्सीनेशन बुज़ुर्गों का शुरू किया, क्योंकि जो हमारा पहला पिक आया था, पहली लहर जो कोरोना की आई थी,
उसमें ये था कि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे। जब पहली लहर के बाद हमने जब बुज़ुर्गों का वैक्सीन कर दिया तो सेकेंड लेयर में जो है ना यंग लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे। अब क्योंकि सेकेंड लेयर में के बाद अब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तो वर्ल्ड अपने नेशन वाइड वैक्सीनेशन होने में टाइम लगता है। तो बुज़ुर्ग महिला सबसे पहले तो अपना अगर आप हैं तो आप सबसे पहले वैक्सीन लगवाएं। दूसरी चीज़, अगर आप 30s में भी हैं तो आप जाके अपना वैक्सीन लगवाइए। इन 3 जो प्रोटोकॉल है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट साधन है जो हम कोरोना से बचे अपना वैक्सीनेशन का है कि हम वैक्सीनेशन का ध्यान रखें। दूसरी बात, जब आपके मेंसेस आते हैं तो थोड़ा सा कमज़ोरी रहता है तो मेक श्योर आप हर 6 मंथ में अपने डॉक्टर से जाके आयरन मल्टीविटामिन का एक डोज लीजिए और एक इम्यूनिटी बूस्टर या एंटीऑक्सीडेंट्स भी ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी ड्रग्स होती हैं या ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो आपकी एजिंग पे फ़र्क करती है। मैं ये नहीं कहती कि एजिंग बंद कर देती है, एजिंग पे 10% या 20% या इम्यूनिटी बढ़ाने में उतना आपका सकारात्मक रोल करती है, पॉजिटिव इफेक्ट करती है। तो ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए और दवाइयाँ लीजिए बराबर से। अगर वो बोल रहे कि हाँ 6 मंथ में आप एक डोज ले लीजिए तो वो आप लीजिए। खाने में आप चाहे तो घर पे च्यवनप्राश भी बहुत अच्छा है, आप गर्म पानी के साथ नींबू निचोड़ के ले सकते हैं जिससे विटामिन सी मिलता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। तो लेट 30s और ख़ासकर बुज़ुर्ग महिलाओं में आप ये सब ले सकते हैं। मीनोपॉज की एक ये दिक्कत हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे बहुत हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस टाइम पे महिलाओं को बहुत परेशानी होती है। कई बार तो महिलाएं समझ भी नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है, तब डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर उनको बताती हैं कि ये इस वजह से ये सारी दिक्कतें आपको हो रही हैं। अब थकान सी महसूस, बेड से नहीं उठ पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ाहट, ये तो महिलाओं में वैसे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अब इन सिचुएशंस में क्या कुछ करना है? बहुत ही देखिए, मैं पहले तो ये बता दूँ आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स होते क्या हैं, है ना। कई बार देखिए नॉर्मली महिलाओं में क्या होता है, हार्मोन्स एक साइकिल 28 डेज़ का साइकिल होता है जिसमें हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन चेंजेस होते हैं। अब मेनोपॉजल स्टेट होता है कि जिसमें हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो रही होती है, तो जिसके कारण आपने सही कहा पहली चीज़ कि मूड स्विंग्स होते हैं। इसके अलावा हॉट फ्लशेज होते हैं। हॉट फ्लशेज मतलब बहुत पर्सपिरेशन होना, गर्मी लगना, है ना, टेकीकार्डिया होना। आपने कई बार महिलाओं के मुंह से सुना भी होगा, मैडम हम रात में सोते हैं ठंड में भी तो भी हमें पैर में जलन लगती है। बहुत महिलाएं कंप्लेन के साथ आती कि मैडम बाकी तो हमारा शरीर ठंडा लगता है पर पैर में हमको गर्माहट लगती है, शरीर में बहुत गर्म सा लगता है, तो उसको हॉट फ्लशेस बोलते हैं। साथ में मेनोपॉजल में ऑस्टियोपोरोसिस होने के बहुत चांसेस होते हैं क्योंकि जो हमारे हार्मोन है ना वो बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब वो कम होता है तो महिला के शरीर में कैल्शियम कम होने लगता है तो हड्डियों का कैल्शियम खून में आता है जिससे महिलाओं को कमर दर्द बना रहता है। तो ये मेनोपॉजल सिम्टम्स है। इससे बचाव के लिए आप यही कीजिए कि आप अपने डॉक्टर से नियमित रूप से मिलिए। आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं अगर आपको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, पैरों में जलन है या आपको कमर में दर्द है, क्योंकि कमर में दर्द के काफ़ी कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण मेनोपॉजल वुमन में कैल्शियम डिफिशियंसी ही होता है। उसके अलावा फिर हम रूल आउट करते हैं यूएसजी करा के कि महिला को कोई गर्भाशय में कहीं कोई गठान तो नहीं है, ये नीचे के रास्ते भी, योनि के रास्ते भी कोई संक्रमण तो नहीं है, क्योंकि संक्रमण कई बार ऐसा होता है कि संक्रमण के कारण भी महिलाओं को कमर में दर्द होता है। तो इसके लिए आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें तो वो ही आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से देख कर बता पाएंगे कि आपको क्या दिक्कत है। डॉक्टर, एक बहुत ही अहम सवाल हो सकता है, कुछ लोगों को ना लगे लेकिन मुझे लगता है बहुत ही अहम है। मूड स्विंग्स की हम बात कर रहे हैं क्योंकि एक फीमेल बॉडी ऐसी होती है, उसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होता है यूट्रस, जो मेल्स की नहीं होता है, और उसी की वजह से बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, उसी की वजह से मूड स्विंग्स आते हैं। और ये मूड स्विंग्स कई बार सामने वाले नहीं समझ पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, इसीलिए कई बार और डॉक्टर महिलाओं के लिए कहा जाता है कि अरे वो तो हमेशा चिड़चिड़ाती रहती हैं। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आपके मूड बदलते हैं। कैसे घर वालों को समझना चाहिए इस चीज़ को, क्या कुछ करना चाहिए ताकि महिलाओं का जो मूड स्विंग्स हैं उसको संभाला जा सके, और महिलाओं को भी क्या करना चाहिए? हाँ,
देखिए, आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, आप कभी भी ध्यान देना, जब आपके टर्म्स आते हैं, यानी आप जब पीरियड्स में होते हैं, इस टाइम पे कई बार आपको है ना बॉडी में अलग सा फील होता है। कई बार जैसे महिलाएं ये भी कह के आती हैं कि उनको ब्रेस्ट में भी पेन होता है, साइक्लिक ब्रेस्ट पेन होता है। वो आप जब आपको साइक्लिक ब्रेस्ट पेन हो तो सबसे पहले यही समझ जाइए कि आप में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। इसी दौरान अगर आपको चिड़चिड़ाहट हो रही है, नींद नहीं आ रही है, पर्स्पिरेशन है, तो सबसे ज़्यादा इसका कारण हार्मोनल चेंजेस होता है। और हार्मोनल चेंजेस अल्टीमेटली ये जब प्रेसिपिटेट होता है, या तो हम किसी स्ट्रेस की अवस्था में हो, या हमारे अंदर कोई किसी चीज़ को लेके एंजाइटी हो। तो इस इशू से डील करने के लिए उनके परिवार वालों को सबसे पहला काम है अपने मरीज़ को या अपने घर वालों को साथ में रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आश्वासन दें। और समटाइम्स सही कहा है किसी ने कि महिलाओं को हर संडे पे डिनर के लिए भी ले जाना चाहिए, ताकि मूड स्विंग से काफ़ी कुछ बचा जा सके। तो कई बार महिलाओं को एक ब्रेक की ज़रूरत होती है, जो कई बार नहीं समझा जाता है। तो उस ब्रेक पे आप उन्हें दीजिए, उस मूड स्विंग के टाइम पे उनको टाइम दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनके स्ट्रेस को समझिए। इसके बाद भी आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, उनको हार्ट रेट बढ़ रही है, पाल्पिटेशन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है चेस्ट पेन हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं बहुत घबराहट हो रही है, तो फिर आप नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से मिल सकते हैं इन मूड स्विंग्स के लिए। तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। पर सबसे ज़्यादा है कि आप अपने घर पे जो महिलाएं हैं जो हर टाइम पे पीरियड्स में होती हैं, साथ में घर का वातावरण के कारण स्ट्रेस में होती है, उन्हें आप प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर काउंसलिंग से। ये बहुत कई ज़रूरी बार है। ये होता है कि मन के भटकने से भी हम कई बार अपनी परेशानियाँ बढ़ा भी लेते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि मन स्थिर रहे और उसको समझे, सामने वाला भी समझे, और हम खुद भी अपनी मदद करें। तभी इससे निपटा जा सकता है, और तभी कोरोना काल में इन बीमारियों से भी निपटा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर, अपना ये इतना कीमती समय हमें देने के लिए, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को देने के लिए। बहुत अच्छी जानकारी, मुझे लगता है सबके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।